हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार का पूरा अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन दिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो दिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन मनमाना या अतार्किक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई निर्बंधन लगा रहे हैं तो मनमाना नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें अतार्किकता होनी चाहिए, है ना। तार्किक रूप से भी वो ठीक होने चाहिए। युक्तियुक्तता का निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। ठीक है, इसका निर्णय किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। निर्णय सामाजिक हित और व्यक्तिगत हितों के मध्य सामंजस्य बनाने के आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो सामाजिक हित और व्यक्तिगत हितों के मध्य सामंजस्य बनाते हुए होना चाहिए। युक्तियुक्तता की जांच करने के लिए सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, जो जनरल, ऐसे नहीं कोई स्पेशल लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो है जो जनरल परसेप्शंस होती है लोगों की, उसके आधार पर बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका अपने पूर्वाग्रहों से कार्य नहीं करेगी। जो प्रिजुडाइज होते हैं, पहले न्यायपालिका अपने कुछ निर्णय वगैरह देती है या उसके हिसाब से जो कार्य करती है उस हिसाब से नहीं, उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करना होगा। कुछ अधिकारों में पूर्ण निबंधन लगाया जा सकता है। कुछ अधिकारों में पूर्ण निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर जो भी निर्बंधन रहेगा वो पूर्णतः निर्बंधित किया जा सकता है उसे। अलग अलग मामलों में निर्बंधन अलग अलग हो सकता है, भले ही विषय एक जैसा हो। ठीक है, अलग अलग मामले, जैसे धर्म के मामले में अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं तो उसमें निर्बंधन भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 का पार्ट ए, उसका मतलब सब क्लोज ए। तो उसमें क्या दिया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिए। ठीक है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह है अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए। यह प्रत्येक व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एक मैं विशेष बात ये बता देता हूँ यहाँ, जो अनुच्छेद 19(1) है ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम ये कह सकते हैं केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। नागरिक कौन कहलाते हैं? जो भारत के वासी है वो नागरिक कहलाएंगे। और व्यक्ति कौन कहलाते हैं? व्यक्ति वो कहलाते हैं जो जन सामान्य होते हैं, भले वो भारत के हो या अन्य लोग हो। ठीक है, अन्य देशों के लोग हो। तो ये मतलब भारत के लोगों पर ही लागू, मतलब भारत के लोगों की वाक और अभिव्यक्ति सुरक्षित की जाएगी। इसमें विदेशियों की वाक और अभिव्यक्ति सुरक्षित नहीं की जाएगी। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें केवल भारतीयों को है। ठीक है, ये याद रखना आप। तो अब वाक और अभिव्यक्ति में दो अधिकार, ऐसे अधिकार जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्थान दिया गया है, और विवादित मुद्दे। कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां कर देते हैं जो राजद्रोह का केस बन जाता है। हाल ही में अभी एक नई भारतीय न्याय संहिता आई है, उसके तहत इस राजद्रोह के कानून को, राजद्रोह को हटा दिया गया है। ये आईपीसी की धारा 124 ए में वर्णित था। इसको माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी है उन्होंने इसको रिपील कर दिया है। अभी जो भारतीय न्याय संहिता जी से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हम फिर भी इसको हम जानेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, राजद्रोह हम सब तो समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, वैसे ये समाप्त कर दिया गया है, फिर भी मैं इसमें कुछ बता देता हूँ। भारत में आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के विषय में प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वाक द्वारा या लेखन द्वारा या दृश्य माध्यमों से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाता है या ऐसी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करता है या लोगों को ऐसी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है तो वो न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक का दोषी माना जाएगा। ठीक है, अगर सरकार या मतलब किसी भी तरह की इस तरह से घृणा फैलाता है सरकार के विरुद्ध तो उसे राष्ट्रद्रोह का मामला माना जाएगा और 3 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक उसे दी जा सकती है। 1960 में दी जा सकती थी, है ना। 1960 में केदारनाथ बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्धारित किया था कि व्यक्ति तभी दोषी माना जाएगा जब उसने सरकार के विरुद्ध हिंसा के लिए जनता को उकसाया हो या उसकी अभिव्यक्ति से हिंसा हुई हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के परिणाम स्वरूप राज्य के विरुद्ध अभिव्यक्ति के अधिकार को विस्तार प्राप्त हुआ है और इसका परिणाम सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी दिखाई दे रहा है। एक और जनता को सरकार की कटु आलोचना का अधिकार प्राप्त हुआ है तो दूसरी ओर राज्य को विखंडित करने वाली अभिव्यक्तियां भी सामने आई है।
अरे जेएनयू केस हुआ था, आपको पता हो, ठीक है। जेएनयू केस में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वाक और अभिव्यक्ति का प्रयोग समझदारी पूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा यह देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शायद उन्होंने कहा था तेरे टुकड़े होंगे हजार, ऐसे कुछ बोला था इस केस में। आप इसको डिटेल में चेक करेंगे तो, है ना, ये इसलिए विवादास्पद ये केस था। हाल ही में जो विधि आयोग ने भी, मतलब कुछ वर्षों पहले विधि आयोग ने भी बोला था कि आर्टिकल 124A जो आईपीसी की धारा है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, है ना, और लोगों से इसकी राय मांगी थी। तो इसका भी रिसेंट वर्डिक्ट जो, मतलब रिसेंट में जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसमें इसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले से भी बातें चल रही थी कि इसको रिपील कर दिया जाए राजद्रोह के केस को, ठीक है। इसकी जगह नए प्रोविजन से जोड़ा गया है ना। नया प्रोविजन से क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझको भी याद नहीं है वो कुछ उसके, मतलब उसमें बोला है कि देश के विरुद्ध अगर कोई गलत गतिविधि करता है तो उसे दंड मिलेगा, इस तरह से कुछ बदलाव किया है, ठीक है। तो मैं आपको अगले वीडियो में सर्च करके बताऊंगा, आप भी अभी अगर देख सकते हो तो बताइए क्या प्रोविजन जोड़ा गया है इसके स्थान पर, राजद्रोह के स्थान पर नई संहिता में क्या जोड़ा गया है। अब आता है हमारा जो वाक और अभिव्यक्ति में किस किस की, जैसे प्रेस और मीडिया की भी इसमें अभिव्यक्ति नहीं थे। प्रेस और मीडिया में कौन कौन सा आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे वाद हुए हैं, जैसे केसेस बोलते हैं, जिसको लेकर मतलब विवाद बने रहे थे। जैसे रमेश थोपर केस हुआ था, प्रभुदत्त चावला केस हुआ था 1980 में, साकल पेपर्स केस हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस केस हुआ था, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय आए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे रमेश थापर केस हुआ था, इसमें यह बोला था कि अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है और न्यायपालिका ने कहा है कि राजनीतिक रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है, अतः प्रेस पर कोई पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब प्रेस को क्या बताया कि एक लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है ना, और लोगों को शिक्षित राजनीतिक रूप से जागरूक करता है, इसलिए इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाने, स्वायत्तता और दी जानी चाहिए वाक और अभिव्यक्ति के तहत। दूसरा आया था हमारा साकल पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। केस में न्यायालय ने प्रेस को प्रकाशन और परिचालन दोनों का अधिकार उपलब्ध करा है ना, कि प्रेस को बोला है प्रकाशन और परिचालन दोनों का अधिकार दिया। प्रभुदत्त चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या होता है, इस केस में प्रेस को साक्षात्कार लेकर किसी अन्य की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है ना। किसी का अगर इंटरव्यू लेकर आप बोल रहे हो कि इसने क्या क्या बोला है, तो वो आपको अधिकार है, ऐसे अधिकार को प्रदान किया जाएगा। मीन्स आप सोचते हैं किसी व्यक्ति का जाकर हम, जैसे पान सिंह तोमर एक मूवी देखी होगी आपने, पान सिंह तोमर मूवी में एक व्यक्ति जाता है, अब उसका नाम तो मुझे पता नहीं, और वो पान सिंह तोमर का इंटरव्यू लेता है और उसे प्रिंट करता है, तो ये उसकी स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति के तहत, क्योंकि वो उसकी बातों को प्रकट कर रहा है, उसको ऐसे गिरफ्तार नहीं किया सकता। एक और आता है हमारा केस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में न्यायालय ने प्रेस के लिए निम्नलिखित अधिकार निर्धारित किए, है ना। प्रेस के कौन कौन से अधिकार दिए इसमें, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सूचनाओं तक पहुंच, है ना, सूचना प्राप्त करने के लिए आप जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पास, भले वो अपराधी हो, गैर अपराधी हो रहा, है ना। प्रकाशन का अधिकार, सूचनाओं को प्रकाशन का अधिकार और परिचालन का अधिकार, ठीक है, उनके परिचालन का भी अधिकार है। हाल ही में एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उसके संबंध में न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया था, उसके बारे में बताता हूँ, है ना। के अब्बास केस 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्मों पर पूर्व प्रतिबंध को उचित बताया तथा कहा कि फिल्में अन्य अभिव्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव रखती, अतः इन पर प्रतिबंध उचित है। मतलब इन्होंने बोला कि फिल्मों पर पूर्व प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं फिल्मों पर इसलिए बोला क्योंकि फिल्में बहुत विवादास्पद भी हो सकती है कभी कभी, और ये ज़्यादा जागरूकता फैलाती है। जैसे हाल ही में आपने देखो कश्मीर फाइल्स की नाम की मूवी आई थी, है ना। मैं इधर लिख देता हूँ अगर इसमें जगह नहीं है तो, है ना। एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा है इसमें, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, कश्मीर फाइल्स आई थी, इसमें चल क्यों नहीं रहा है, हाँ चल गया, है ना। कश्मीर फाइल्स नाम एक मूवी आई थी, पता नहीं, चलो इसमें चल नहीं रहा है, उसी में पढ़ा बता देता हूँ मैं। एक कश्मीर फाइल्स नाम आई थी, कश्मीर फाइल्स, वो भी काफ़ी विवादास्पद रही थी, बाजीराव मस्तानी विवादास्पद रही थी, है ना। तो इस तरह की पिक्चरें आती हैं जो विवादास्पद रहती है, तो उसमें ये मुद्दा बन जाता है। हाल ही में संजय लीला भंसाली की मूवी आई थी, जो संजय लीला भंसाली केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि काल्पनिकता और वास्तविकता के बीच अंधा संबंध स्थापित करना यह कलाकार की रचनात्मकता है और इस रचनात्मकता को
रचनात्मकता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो वास्तव में संपूर्ण समाज या समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को आहत ना करे। ठीक है, जब तक कोई विशेष वर्ग के ज़्यादा लोगों की आहत ना हो तब तक उस फिल्म को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारा आता है इसमें वाक और अभिव्यक्ति के तहत मीडिया। जो मीडिया को क्या कहलाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो मीडिया की भूमिका क्या होती है? सरकार और जनता के बीच की कड़ी की भूमिका निभाता है। जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना इसकी प्रमुख भूमिका होती है। मीडिया तटस्थ और निष्पक्ष रूप से जनता को सूचना उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है, मीडिया मुद्दों के प्रति संवेदनशील और राज्य की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा को ध्यान में रखती है ना। वर्तमान स्थिति क्या है ये हम जानेंगे। वर्तमान में भारत में मीडिया की भूमिका। वर्तमान में मीडिया हाउस बिजनेस हाउस में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए पेड न्यूज और फेक न्यूज की प्रवृत्ति बढ़ी है। यहाँ तक कि कई मामलों में मीडिया स्वयं की निर्णयकर्ता बन जाती है और राजनीतिक दलों के साठगांठ से मीडिया की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो मीडिया को स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। साथ ही सरकार को इसके विनियमन के लिए निश्चित नीति बनानी होगी। मतलब जो मीडिया रेगुलेशन है वो भी करना होगा। मीडिया का रेगुलेशन है ना, वो भी बनाना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके तहत कार्य करता है, इनको नियंत्रित करता रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा 19(1)(2) के अंतर्गत ही एक अधिकार है चुप रहने का अधिकार। ठीक है, आप अगर चुप रहना चाहते हैं किसी चीज़ में तो वो भी अधिकार प्राप्त है। एक केस हुआ था इमैनुअल बनाम केरल राज्य, जो 1986 में हुआ था। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक लड़का था, वो राष्ट्रगान के समय खड़ा था, है ना। 1986 में वो राष्ट्रगान के समय खड़ा था और राष्ट्रगान नहीं गा रहा था। तो फिर केस हुआ कि इसने राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये चुप था क्योंकि इसके शायद धर्म में कुछ लिखा था। वो राष्ट्रगान में कुछ ऐसी बातें थी जो अभिवादन संबंधी उसके धर्म के विरोधी थी। तो फिर कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है, क्योंकि वो लाइन में खड़ा तो है ना, मतलब सम्मान कर रहा है राष्ट्रगान का। अगर खड़ा भी नहीं होता तो फिर बात होती। तो इमैनुअल बनाम केरल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार है। इसमें राष्ट्रगान न गाने पर किसी को बलपूर्वक राष्ट्रगान को गाने के लिए बाध्य नहीं करने का आदेश दिया गया और धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान न गाने की छूट प्रदान की गई। वर्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार के लिए, जिसमें यह तय किया जाएगा कि धार्मिक मान्यताओं को राष्ट्र पर मान्यता दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सब क्लॉज 3 19(1)(a) के तहत झंडा फहराने का अधिकार। आपको झंडा फहराने का भी अधिकार है। ठीक है, इसमें नवीन जिंदल केस हुआ था 2004 में। ठीक है, तो आप चाहते हो हम भारत का राष्ट्र ध्वज फहराएं तो आपको फहराने का अधिकार है। अब 4th नंबर का क्लोज आता है सूचना का अधिकार, जो आरटीआई कहलाता है, जो 2005 में आया था। सूचनाएं जो प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन सी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी सभी सूचनाएं जिन तक पहुंच सरकार की संभव है, उन सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। अर्थात इनमें प्राइवेट व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसके लिए उस संबंधित व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। सूचनाएं सरकार से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब हमारा आता है सूचनाएं जो नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसी सूचनाएं जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ऐसी सूचनाएं जिनका प्रभाव भारत के विदेश संबंधों पर नकारात्मक पड़ता हो, ऐसी सूचनाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी सूचनाएं जो किसी विदेशी राज्य से गोपनीयता के आधार पर प्राप्त की हुई, ऐसी हम सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। प्राइवेट व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं जो लोकहित की प्रकृति की ना हो, नहीं प्राप्त कर सकते। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा और जांच एजेंसी से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। मानवाधिकार हनन से संबंधित सूचनाएं केंद्रीय सूचना आयुक्त की अनुमति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसमें सीईसी की अनुमति जरूरी है। मानवाधिकार हनन की आप कोई अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें सीईसी की अनुमति जरूरी है। राजनीतिक दलों से संबंधित सूचनाएं, विशेषकर वित्तीय लेन देन से संबंधित, नहीं प्राप्त की जा सकती। राजनीतिक दलों से संबंधित अगर कोई वित्तीय लेन देन है तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाया जाए, तो इसमें अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है?
राज्य के अधीन प्रत्येक विभाग में जन सूचना अधिकारी या उप जन सूचना अधिकारी या दोनों की नियुक्ति की जाएगी। एक सूचना अधिकारी रहेगा। कोई भी सूचना निर्धारित शुल्क देकर आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदन उप जन सूचना अधिकारी को किया जाता है तो सूचना 35 दिन में, और जन सूचना अधिकारी को सूचना की स्थिति में अगर ये 30 दिन में प्राप्त की जाएगी। ठीक है ना। उप जन सूचना अधिकारी में 35 दिन रहेगी और जन सूचना अधिकारी में 30 दिन रहेगी। यदि सूचना जीवन के अधिकार से संबंधित है तो ये सूचना 48 घंटों में उपलब्ध करानी होगी। ये महत्वपूर्ण है ना। ये प्री में आ सकता है, आपके कहीं कहीं पे पूछा जा सकता है, इसमें चॉइस भी लिख सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 48 घंटे में देनी होगी। यदि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो सूचना अधिकारी को इसका कारण बताना होगा। यदि कारण वैध नहीं है तो सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, और ये अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। हाँ ओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, पूछ लो नहीं तो कि कहीं नहीं, उधर ही है। यदि सूचना नहीं उपलब्ध, सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना, व्यवधान के लिए समझ आता हूँ। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यदि सूचना नहीं उपलब्ध, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा वीडियो बनाने का कोई है सॉफ्टवेयर जिसमें रिकॉर्डिंग रोकी जा सकती हो, पॉज किया जा सके। हाँ, अरे रोक दो लो।